रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। आज के लेक्चर में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। अगेन क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका मतलब ये है कि ये तसलसल को शो करता है, इसमें कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। उसके अलावा जब माजी की बात की जाएगी, ठीक है, जिस जुमले के एंड में रहा, रही और रहे के बाद था, थी या थे का वर्ड यूज़ होगा, वो कौन सा आपका टेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, रहा, रही और रहे कॉन्टिन्यूटी को शो करेंगे, जबकि था, थी और थे पास्ट को शो करेंगे। इसी तरह जिस जुमले में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का वर्ड यूज़ होगा, तो रहा, रही और रहे जो हैं ये कॉन्टिन्यूस को शो करेंगे, जबकि होगा, होगी और होंगे जो हैं ये फ्यूचर टाइम यानी आने वाले वक्त यानी मुस्तकबिल को शो करेंगे, जो कि वक्त आने वाला है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम देख लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्योंकि ये पास्ट है, था, थी और थे के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वॉज और वर। ठीक है, वॉज जो है ये आई और सारे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्रोनाउन जो हैं उनके साथ यूज़ होगा, जबकि वर जो है ये तमाम प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा। ठीक है, अगेन क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी विद आईएनजी। ठीक है, ये जो आईएनजी है ये कॉन्टिन्यूटी को शो करता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगकर। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में फ्यूचर के लिए होगा, होगी, होंगे के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? विल और शैल। विल जो है वो ही, शी, इट, दे, यू के साथ लगेगा, जबकि शैल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि विल और शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, हमने कॉन्टिन्यूटी शो करनी है, इसलिए हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए। तो हम क्या करते हैं? विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी को एडजस्ट करने के लिए हम बीच में एक ब्रिज यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बी। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो बी है इसको हम एज अ ब्रिज यूज़ करते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी के साथ जोड़ देता है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जब उर्दू की स्टेटमेंट में हमारे पास रहा था होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जा रहा था, वो के लिए ही आया। ठीक है, क्योंकि रहा था से हमें पता चल रहा है कि ये मेल है, इसलिए वो के लिए हमने ही यूज़ किया। ही के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वॉज। था के लिए ना वॉज, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, गोइंग टू प्रपोजिशन यूज़ हुआ है और कहाँ जा रहा था? ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? स्कूल। तो हमने क्या बना दिया? ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें आया है वो स्कूल जा रहा होगा। रहा होगा से हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो फिर हमने इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है? ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा? विल। जो कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ होगा? बी। ही विल बी गोइंग, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए टू प्रपोजिशन है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह है, बस हेल्पिंग वर्ब जो है ये चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर यूज़ करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सबसे पहले अफर्मेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए, और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। नेगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा अफर्मेटिव स्टेटमेंट में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, फिर विल के फ़ौरन बाद, क्योंकि अब आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी यूज़ करनी है ना, तो आपने ब्रिज क्या यूज़ करना है? बीच में ऑक्सिलरी वर्ब
बी। तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद बी लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आएगी और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। जब आप नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है एज यूजुअल जैसे होता है। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने नॉट ले आना है, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लेकर आते हैं। बेटे ये ध्यान रखें कि ये जो बी लगाया है ना आपने, ये बी आपने इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी को विल और शैल के साथ एडजस्ट करने के लिए लगाया है, ठीक है। इसलिए आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आएगा। अगर आप इसके बाद नॉट लगा देंगे तो वो तो फिर फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं आएगा ना, वो तो उससे दूर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें कि आपने ऑक्सिलरी वर्ब को हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले लिखना है। और जब आप ये बात याद रखेंगे तो आपको ये बात भी आसानी याद रहेगी कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और ऑक्सिलरी वर्ब से पहले नॉट लगाना है, ठीक है। यानी विल और बी के सेंटर में क्या आएगा, नॉट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब बी, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इन दोनों ने अपनी पोजीशंस चेंज करनी है ना, बाकी सारा पैटर्न आपका वैसे ही रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब बी आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में सारा इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, सिर्फ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे आप। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट को ध्यान से देख लें, सारा इसका जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव वाला है। बस आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशंस जो हैं ये एक्सचेंज हो जाएंगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब बी आएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब आपने काम क्या करना है, सारे पैटर्न को आपने अपनी कॉपीज पर, नीट कॉपीज पर नोट डाउन करना है। उसके अलावा आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के 10 सेंटेंसेज और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के 10 सेंटेंसेज अपनी कॉपी पे लिखकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और अपने नोट्स से चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये अच्छी तरीके से आएगा। हमने करना है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब आपसे बात की जा रही है, आपको किसी काम के बारे में बताया जा रहा है, तब तक वो काम जो है वो हो चुका होता है, ठीक है। परफेक्ट से अंदाज़ा लगा लें, जब भी किसी उर्दू की स्टेटमेंट में चुका, लिया, किया, चुकी, चुके आएगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। यानी जिस वक्त आपको बात बताई जा रही है उस वक्त तक वो बात जो है वो हो चुकी है। अगर आपके पास उर्दू में स्टेटमेंट आती है चुका था, लिया था, किया था, चुकी थी, चुके थे, तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अगर आपके पास आता है चुका है, लिया है, किया है, चुकी है, चुके हैं, तो फिर वो कौन सा आपका टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और अगर आपके पास उर्दू की स्टेटमेंट के एंड में आता है चुका होगा, लिया होगा, किया होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि चुका, लिया, किया, चुकी, चुके या इस तरह के कोई भी वर्ड जिससे आपको ये समझ आ रही हो कि एक्शन जो है ये परफॉर्म हो चुका है, तो वो कौन सा आपका टेंस होगा, परफेक्ट टेंस। और टाइम देख लीजिएगा, अगर उसमें होगा, होगी या होंगे होगा तो वो फ्यूचर टाइम होगा, अगर है या हैं तो वो प्रेजेंट टाइम होगा, अगर था, थी या थे हैं तो वो पास्ट टाइम होगा। अब आपने ये देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगेंगे। बेटे पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जो कि है हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज करते हैं, हैज़ और हैव। या तो आप हैज़ यूज करते हैं या हैव यूज करते हैं, ठीक है। आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हैज़ यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होंगे, ही, शी और इट, ठीक है। बाकी सब के लिए आपने हैव यूज करना है। जैसे आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन है, आपने इसके लिए भी हैव यूज करना है। यू आपका सेकंड पर्सन है, आपने इसके लिए भी हैव यूज करना है। दे आपका प्लूरल थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो प्लूरल थर्ड पर्सन के लिए भी आपने हैव यूज करना है। आ जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने फ्यूचर जहां पे भी शो करना है ना, उसके लिए आपने विल और शैल यूज करना है, ठीक है। विल और शैल जो है ये एग्जैक्ट फ्यूचर टाइम को शो करने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फ्यूचर टाइम के लिए आपने विल और शैल यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी। फॉर्म ऑफ वर्ब सारे परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इसको याद रखना बहुत आसान है। सारे परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होगी। अब जरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ध्यान से देख लीजिए।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के अलावा एक और चीज़ की एडिशन है जो कि है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हैव जो है वो आपने यूज़ करना है। अगेन क्यों यूज़ करना है आपने, क्योंकि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि विल और शैल के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगती है। लेकिन अब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, विल और शैल फ्यूचर टाइम के लिए हैं, लेकिन हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है परफेक्ट टेंस में वो यूज़ करनी है। तो फिर हम इन दोनों को आपस में एडजस्ट करने के लिए एक ब्रिज यूज़ करेंगे और वो ब्रिज हम ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम वो ब्रिज हैव का क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस का बेस वर्ब कौन सा है, हैव है। ठीक है, तो हम इसलिए परफेक्ट टेंस का बेस वर्ब हैव जो है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। बहुत से बच्चे करते हैं कि हमने हैज़ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटे हैज़ जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स में नहीं आता। ठीक है, जब आप हैव, हैड, हैड की फॉर्म ऑफ वर्ब करते हैं तो हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, हैड सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है आपकी, जो आपके पास्ट टाइम को शो करती है। ठीक है, तो इसलिए जो बेस वर्ब है ना आपका, जो रूट वर्ब है वो परफेक्ट टेंस का कौन सा है, हैव है। तो आपने उस रूट वर्ब को विल और शैल फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज़ करना है, ताकि आपका जो विल और शैल है वो थर्ड फॉर्म के साथ आराम से एडजस्ट हो जाए। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जा चुका था। चुका था से हमें पता चला, या था से भी हमें पता चल रहा है कि ये मेल के लिए वो यूज़ हुआ है, तो वो के लिए हमने ही यूज़ किया। चुका था, चुका था के लिए क्या आया है, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, preposition to एंड देन ऑब्जेक्ट। ही हैड गॉन टू स्कूल। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, गो की, गोन, गो वेंट गोन होता है ना, तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गो यूज़ करनी है यहाँ पे। अब आप देख लें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल। वो स्कूल जा चुका है, चुका है से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करनी है। वो ही, चुका है हैज़, गोन, जा के लिए गोन आया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी यूज़ हुई है, टू preposition एंड देन स्कूल, ही हैज़ गोन टू स्कूल। अब यहाँ पे देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो के लिए ही, ठीक है, होगा के लिए आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल, और फिर चुका के लिए हैव, जा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गोन, preposition to एंड देन ऑब्जेक्ट स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर ये पास्ट होगा तो हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो हैज़ या हैव में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ होगा। देन आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। नेगेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये याद रखिएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर नेगेटिव वाला ही है, सिर्फ जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आप आ जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैव यूज होगा और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। अगेन इसमें भी वही बात याद रखने वाली है, क्योंकि हैव जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को विल और शैल के साथ एडजस्ट करने के लिए आया है, इस वजह से ये फौरन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले लगेगा। ठीक है,
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट के बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। देन सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा इंट्रोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सारा फॉर्मूला नेगेटिव वाला है, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशंस एक्सचेंज होंगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। बेटे इस सारे को आपने अपनी नीट कॉपी पे नोट डाउन करना है और उसके अलावा आपने इसके भी पास्ट परफेक्ट टेंस के 10 सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 10 सेंटेंसेस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 10 सेंटेंसेस अपनी नीट कॉपीज पर ट्रांसलेट करने हैं। आपकी मर्जी है, आप कोई से भी 10 सेंटेंसेस ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप उसी पैटर्न पे 10 सेंटेंसेस लें जो मैंने आपको रिव्यू लेक्चर 1 में बताया था, यानी 2 अफर्मेटिव ले लें, 2 नेगेटिव ले लें, 2 इंट्रोगेटिव ले लें, 2 डबल इंट्रोगेटिव ले लें और 2 नेगेटिव इंट्रोगेटिव ले लें। इस तरह से आपके 10 सेंटेंसेस तीनों टेंसेस के आपकी नीट कॉपीज पर आ जाएंगे और फिर उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और अपने नोट्स से जो आपके ग्रामर के नोट्स हैं उनसे टैली कर लीजिएगा कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। हो गए आपके टेंसेस, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी रोज़ रोज़ तो क्लासेस नहीं होती ना, जैसे जब आप स्कूल आते थे तब हो, इस वजह से मैं आपको बाकी डेज के लिए भी होमवर्क दे रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक आपने इस होमवर्क को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। आपने काम क्या करना है, सॉल्व्ड कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो हैं उनमें आपने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 6 और 7 जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। चाहे तो आप बुक से याद कर लें, चाहे तो आप नोट से याद कर लें, ठीक है। उसके अलावा लेटर नंबर 8 जो है, टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हर टू स्पेंड हर स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू, ये आपने लर्न करना है। पैटर्न सारा वही है जो मैंने आपको रिव्यू लेक्चर 1 में करवाया था इंग्लिश के, ठीक है। अब आपने इसको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद कर लेना है। रोज़ का काम रोज़ कीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।